स्टूडेंट, आज से मैं आप लोगों के लिए MPGS के भी टॉपिक के वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी शुरुआत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे शहर। इससे पहले मैंने वर्ल्ड की प्रमुख नदियाँ और शहरों के नाम की चर्चा की, फिर इंडिया के शहरों नदियों की चर्चा की। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर और नदियों के नामों की चर्चा करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इससे अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो आप उन वीडियो को भी देख लेंगे। और MP के भी मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि MP से रिलेटेड काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि जेल प्रहरी, MP पुलिस और भी कई रिलेटेड MP SI MP PSC ये सब एग्ज़ाम आपके लिए आने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे और इसके नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे आपको MP में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितनी भी मैं शहर आपको पढ़ाऊँगा उनको प्लीज़ आप MP मैप पर ज़रूर एक बार देख लें कि कौन सा शहर किस ज़िले के अंतर्गत आता है और किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। एक बार मैप से पढ़ लेंगे तो इनको याद करना काफ़ी आसान होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट लिखा हुआ है जबलपुर। जबलपुर, अब जितने भी ये जो शहर लिखे हुए हैं, प्रारंभ के लगभग आप लोगों के लिए 16 शहर ये लिखे हुए हैं झाबुआ तक। ये सभी शहर नर्मदा नदी के तट पर हैं। तो देखिए ज़रा, हमने लिखा जबलपुर। जबलपुर में भेड़ा घाट स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं, नर्मदा नदी तट पर है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी तट पर है। आपको ये भी मालूम होगा जबलपुर को प्राचीन समय में त्रिपुरी कहते थे, और यहीं पर 1939 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में पहला अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जिसे जाना जाता है। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में होने वाला पहला अधिवेशन, जिसको हम त्रिपुरी अधिवेशन कहते हैं, इसमें पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के मध्य चुनावी मुकाबला था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई और पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी अपनी हार है, तो सुभाष चंद्र बोस ने पद छोड़ दिया। बाद में पट्टाभी सीतारमैया भी नहीं बने कांग्रेस अध्यक्ष। तो पट्टाभी सीतारमैया जब मध्य प्रदेश 1956 में जब गठित हुआ, तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया बने थे, और उन्होंने कांग्रेस का इतिहास पुस्तक लिखी थी। ये सब बातें आपको मालूम होंगी। तो जबलपुर नर्मदा के तट पर है, याद रहेगा। अब तो जबलपुर के बारे में जो इतनी बातें याद कर ली हमने। होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के तट पर है। होशंगाबाद भी नर्मदा नदी तट पर। नरसिंहपुर नर्मदा नदी तट पर। अमरकंटक, ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक। तो आपको ये तो याद हो ही जाएगा, अमरकंटक नर्मदा नदी तट पर। उद्गम स्थल मंडला नर्मदा नदी तट पर, नर्मदा नदी तट पर। महेश्वर नर्मदा नदी तट पर। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी तट पर। अब ओंकारेश्वर किस ज़िले में? मंडला ज़िले के अंतर्गत आता है। अब एक बात याद रखेंगे, एक तो ओंकारेश्वर और एक हमारा यहाँ पर लिखा हुआ उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर है। क्षिप्रा नदी पर है। क्लियर है? ओंकारेश्वर और उज्जैन, देखिए ओंकारेश्वर मंडला ज़िले में है और नर्मदा नदी तट पर है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी तट पर है। तो ये दोनों को आप ऐसे याद रखेंगे कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में हैं। 2 भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे MP में, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। किसी कंपटीशन में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो 2, एक उज्जैन में है और दूसरा ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर किस नदी तट पर है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी तट पर। उज्जैन किस नदी तट पर है? क्षिप्रा नदी तट पर। यहाँ पर महाकालेश्वर है, याद रखेंगे, जिसको महाकाल कहते हैं। और अभी चर्चा में भी था ये मंदिर महाकाल, उज्जैन के महाकाल, जिस पर दूध वगैरह शहद चढ़ाना ये सबको प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब जिससे क्या है, वो क्षरण हो रहा था, इन सबको वहाँ पर चढ़ाना प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है,
उज्जैन का जो शिवलिंग था वो क्षतिग्रस्त हो रहा था, इसलिए उसको चढ़ाने की अनुमति कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है, इसको रोक लगा दी। अभी चर्चा में भी था, इस बात को आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़ में। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी तट पर है और ओंकारेश्वर नर्मदा। इसी प्रकार से हंडिया, ध्यान रखना, हंडिया भी नर्मदा नदी तट पर है। हंडिया नर्मदा, बार बार पे आप रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। हंडिया नर्मदा, नेमावर नर्मदा, मैप के माध्यम से याद कर लेना। पुनासा, पुनासा नर्मदा नदी तट पर। बड़बहा नर्मदा नदी तट पर। मंडलेश्वर नर्मदा नदी तट पर। पूर्वी निमाड़ या निमाड़ अकेला आए तो भी नर्मदा, पूर्वी निमाड़ आए तो भी नर्मदा, निमाड़ अकेला आए तो भी नर्मदा। पूर्वी निमाड़ मीन्स खंडवा, पूर्वी निमाड़ खंडवा। पश्चिमी निमाड़ खरगोन, पश्चिमी निमाड़ खरगोन। पूर्वी निमाड़ खंडवा, पश्चिमी निमाड़ खरगोन। और ये दोनों ही नर्मदा नदी तट पर हैं। किस नदी तट पर है बेटाओ? नर्मदा नदी तट पर। बड़वानी नर्मदा नदी तट पर। बड़वानी को मध्य प्रदेश का कटक कहते हैं, याद हो जाएगा। बड़वानी को मध्य प्रदेश का कटक। राजकीय चावल अनुसंधान संस्था बड़वानी में स्थित है। आप सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस की राजधानी मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला में, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। बड़वानी मध्य प्रदेश का कटक कहते हैं बड़वानी को। झाबुआ, झाबुआ आप लोगों को ऐसे भी याद रखना है, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है झाबुआ। और अलीराजपुर जिला इसी से अलग होकर बना है। झाबुआ जिले की उस समय अलीराजपुर तहसील हुआ करती थी, जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो झाबुआ से एक नया जिला बन गया अलीराजपुर। तो झाबुआ भी याद रखेंगे। झाबुआ भी किस नदी तट पर है बेटा? नर्मदा नदी तट पर है। झाबुआ नर्मदा नदी तट पर है। बड़वानी नर्मदा नदी तट पर है। कुछ तो आपको याद हो गए होंगे, झाबुआ, बड़वानी, क्योंकि इनके बारे में हमने कुछ पढ़ लिया। अब कभी आप ये 101% श्योर है कि आप झाबुआ को नर्मदा ही टिक करेंगे, क्योंकि मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले लिया तो आपको याद रहेगा। रिलेटेड करके जब आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है बेटा। और अगर रटते हैं तो भूलते हैं। मेरी स्टडी इसी प्रकार से है, मैं को रिलेट करके याद करता हूँ, इसलिए मैं नहीं भूलता। वही मैं मेरे विद्यार्थियों से चाहता हूँ कि वो ऐसे ही याद करें। झाबुआ जैसे नाम आया तो दिमाग में आया कि झाबुआ से अलीराजपुर अलग हुआ था, अलीराजपुर अलग हुआ है। और झाबुआ ज़िले में उस समय अलीराजपुर तहसील थी, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो झाबुआ नर्मदा नदी तट पर। बड़वानी मध्य प्रदेश का कटक, पक्का है आपको याद हो गए होंगे। जबलपुर, जैसे मैंने भेड़ाघाट का नाम लिया, जबलपुर याद हो जाएगा। और फिर त्रिपुरी अधिवेशन बोला तो भी आपको जबलपुर याद हो जाएगा, नर्मदा नदी तट पर। अमरकंटक याद हो जाएगा, नर्मदा का उद्गम स्थल। और ओंकारेश्वर याद हो जाएगा, जहाँ पर कि 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो ये तो पक्की बात है, आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5 शहर तो 101% तैयार हो गए होंगे। खंडवा खरगोन भी पक्का याद हो गए होंगे कि पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़, इनको खंडवा खरगोन को कहते हैं। इसके बाद आप बार बार रिवाइज करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। अब बात आती है श्योपुर, महू, मुरैना। देखिए बेटा, आप लोगों को सभी को मालूम है कि चंबल महू के निकट जनापाव नामक पहाड़ी से निकलती है। महू के निकट जनापाव नामक पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, ठीक है। तो सोपुर भी चंबल नदी तट पर स्थित है, चंबल। और सर्वाधिक उत्खात या सर्वाधिक बीहड़ अगर किसी नदी में बनते हैं तो वो चंबल नदी में ही बनते हैं। किस नदी में बनते हैं? चंबल नदी में। और महू सभी लोग जानते हैं। महू कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है और BR अम्बेडकर की जन्मस्थली भी है।
महू बी आर अम्बेडकर की जन्मस्थली भी है। और महू चंबल नदी तट पर है, तो महू को भी आप नहीं भूलेंगे कि चंबल नदी बी आर अम्बेडकर की जन्मस्थली। बी आर अम्बेडकर का जन्म दिवस अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर का जन्म दिवस अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। ठीक है बेटाओ। तो महू के निकट जनापाव नामक स्थान से चंबल नदी निकलती है, और सोपोर भी चंबल पर है, मुरैना भी चंबल पर है, और सर्वाधिक बीहड़ मुरैना के आसपास चंबल नदी में ही बनती हैं। याद होगा आप लोगों को। अगला है तवा नगर, होशंगाबाद में है, और पचमढ़ी ये दोनों के दोनों, तवा नगर और पचमढ़ी ये तवा नदी पर है। तवा नगर और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी तवा नदी पर स्थित है। इंदौर, अब आप ये मत कर देना कि इंदौर चंबल हो, इंदौर चंबल नहीं बेटा, इंदौर कहेंगे खान नदी। जो इंदौर शहर है वो खान नदी तट पर बसा हुआ है, खान नदी, इसको कभी भूलेंगे नहीं। इंदौर खान नदी तट पर बसा हुआ है। अब कुछ तो लिखे हुए हैं। आष्टा सीहोर जिले के अंतर्गत आता है, सीहोर, आष्टा सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। राजगढ़ ये पार्वती नदी पर है, आष्टा भी पार्वती नदी पर है। आपको ये भी मालूम होगा कि मध्य प्रदेश का जिला भोपाल 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी तो बन गया था, लेकिन उस समय ये जिला नहीं था। भोपाल जिला नहीं था। क्लियर है ना। उस समय भोपाल जिला नहीं था। भोपाल जिला कब बना था? 1972 में। उस समय ये सीहोर जिले की एक तहसील था। तो आष्टा याद आ जाएगा कि आष्टा सीहोर में पार्वती नदी तट पर है। राजगढ़ भी पार्वती नदी तट पर है। ओरछा, सांची, विदिशा, गुना, ओरछा, सांची, विदिशा, गुना ये सभी बेतवा नदी तट पर हैं। बेतवा, अब बेतवा भी आप लोग रायसेन जिले से संबंधित हैं। बेतवा का उद्गम स्थल आपको मालूम ही होगा, बेतवा नदी तट पर है। बेतवा, विदिशा भी बेतवा, गुना भी बेतवा, गुना बेतवा ये सभी बेतवा नदी तट पर हैं। याद हो जाएगा बेटाओ। गुना बेतवा, विदिशा बेतवा, सांची रायसेन में बेतवा नदी तट पर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी हो ही गया। अब आ रहा है हमारे पास धार। धार जिला माही नदी तट पर है। माही, आप सभी लोग जानते हैं कि माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी याद रह जाएंगे। मध्य प्रदेश का धार माही नदी पर है। और माही नदी कर्क रेखा आप लोग जानते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। देखिए बेटा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होती है विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कर्क रेखा, कर्क, ये मकर, ये भूमध्य। ठीक है, ये होती है विषुवत रेखा। तो ये माही नदी इस रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश से भी होकर जाती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। क्लियर बेटाओ। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। रीवा याद रखेंगे, रीवा बिछिया नदी, रीवा बिछिया नदी। रीवा किस नदी तट पर है बेटाओ? बिछिया नदी तट पर है। शिवपुरी आप याद रख लेंगे, शिवपुरी और दतिया दोनों सिंध नदी तट पर हैं। सिंध, सिंध नदी, सिंधु नहीं है, सिंध नदी है ये, सिंध। बागली, सोनकच्छ, देवास। देखिए बेटा आप ध्यान रखना, ये काली सिंध है, काली सिंध। यहाँ पर नदी है आपकी काली सिंध नदी, ये काली सिंध। यहाँ पर भी काली सिंध।
काली सिंध नदी, बागली, सोनकच्छ और देवास, ये काली सिंध नदी तट पर है। ताप्ती नदी, ताप्ती मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, तो मुल्ताई ताप्ती नदी याद हो जाएगा। ताप्ती, उकाई एक परियोजना का नाम भी ताप्ती नदी तट पर है। उकाई परियोजना किस नदी तट पर है, तो आप याद रख लेंगे ताप्ती नदी पर। क्लियर है। और गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है सूरत, वो भी ताप्ती नदी पर है। बुरहानपुर ताप्ती नदी तट पर है। और कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, लेकिन हम अगर परियोजनाओं की चर्चा करने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो लगातार हम इनको देखेंगे और नोट्स बनाएंगे और थोड़ा सा स्पीडली कर लें हम इसको। बुरहानपुर, बुरहानपुर भी ताप्ती नदी पर है। और बुरहानपुर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है, पूर्वी है, उत्तरी है, दक्षिणी है। कौन सा ज़िला है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटाओ। शाजापुर पार्वती नदी तट पर, बुरहानपुर ताप्ती नदी तट पर है। शाजापुर चल रहा है, शाजापुर पार्वती नदी तट पर। मंदसौर शिवना नदी तट पर है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मंदसौर शिवना नदी तट पर है। बालाघाट बेनगंगा नदी तट पर है। और सारंगपुर काली सिंध नदी तट पर है। सारंगपुर किस नदी तट पर है बेटाओ, काली सिंध नदी तट पर है। तो इनके आप नोट्स बना लेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।